हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। हम जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जो है दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल इरिवर्सिबल होते हैं, सेकेंडरी सेल रिवर्सिबल होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी सेल को। प्राइमरी सेल के आगे लिखा हुआ है इरिवर्सिबल। इसका मतलब ये है कि जो सेल में रिएक्शन हो रही है, जो प्राइमरी सेल में जो रिएक्शन हो रही है जिसको हम सेल रिएक्शन कहते हैं, वो इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल का मतलब एक ही डायरेक्शन में होती है, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं हो सकती। ठीक है, आगे दे रखा है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जो है प्राइमरी सेल के कौन कौन से दे रखे हैं, ड्राई सेल, लेक्लांची सेल, और यहां पर एक सेल दे रखा है जिंक, H2SO4, कॉपर। अब यहां पर क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि निम्न में से कौन सा प्राइमरी सेल का एग्जांपल है, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी सेल का एग्जांपल है या उदाहरण है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये जो है सबसे कॉमन एग्जांपल दे रखे हैं प्राइमरी सेल के एग्जांपल, ड्राई सेल, लेक्लांची सेल और जिंक, H2SO4, कॉमन। देखिए यहां पर हो सकता है वो मेटल चेंज कर दे, मतलब हो सकता है कॉपर जिंक की जगह कोई दूसरा मेटल शो कर दे, वो भी अगर इस टाइप का दे रखा है, मतलब बीच में कॉमन इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, तो वो प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल में आएगा। आगे क्या दे रखा है, इफ अपोजिंग EMF इज अप्लाइड देन सेल रिएक्शन इज नॉट रिवर्स बट डिफरेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसका मतलब अगर आप अपोजिंग EMF को बढ़ाओगे तो यहां पर सेल रिएक्शन जो है रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होगी, बल्कि उसकी जगह कोई दूसरी रिएक्शन हो जाएगी। क्या ले रखा है, इफ अपोजिंग EMF इज अप्लाइड देन सेल रिएक्शन इज नॉट रिवर्स। रिएक्शन जो है रिवर्स नहीं होगी बट डिफरेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, उसकी जगह कोई दूसरी ही रिएक्शन हो जाएगी। तो देखिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जो हमने सेल दे रखा है जिंक, H2SO4, कॉपर, तो यहां पर इसकी जो नॉर्मल सेल रिएक्शन है वो क्या दे रखी है, जिंक प्लस 2H प्लस गिव्स जिंक 2 प्लस प्लस हाइड्रोजन। ये नॉर्मल सेल रिएक्शन है। ये क्या है, नॉर्मल सेल रिएक्शन है कि जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो H प्लस है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसलिए जिंक 2 प्लस आयन बना रहा है और H प्लस जो है वो हाइड्रोजन गैस बना रहा है। अब ये कह रहा है When external EMF is increased for the above cell। अब ये कह रहा है कि अगर हम इस सेल के लिए एक्सटर्नल EMF को बढ़ा दें तो क्या होगा। तो यहां पर जो है अगर सेकेंडरी सेल होता या रिवर्सिबल कंडीशन होती तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती, लेकिन यहां पर हमने क्या पढ़ा, व्हेन अपोजिंग EMF इज अप्लाइड देन सेल रिएक्शन इज नॉट रिवर्स बट डिफरेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। सेल रिएक्शन रिवर्स नहीं हो रही, कोई दूसरी ही रिएक्शन होगी। अब यहां पर इस केस में क्या हो रहा है, कॉपर प्लस 2H प्लस गिव्स कॉपर 2 प्लस प्लस हाइड्रोजन। मतलब यहां पर ये एक नई रिएक्शन हो गई है। जो नॉर्मल सेल रिएक्शन है उस रिएक्शन का रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं हुई है, एक डिफरेंट ही रिएक्शन हो गई है। तो यहां पर ये कंडीशन है प्राइमरी सेल की। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो है सेकेंडरी सेल। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में ये देखा था, प्राइमरी सेल इरिवर्सिबल होता है और सेकेंडरी सेल रिवर्सिबल होता है। तो यहां पर अगर हम बात करें सेकेंडरी सेल की तो ये रिवर्सिबल है। इसका मतलब क्या है कि जब आप अपोजिंग EMF लगाएंगे तो वहां पर जो रिएक्शन है, जो स्टार्टिंग में जो रिएक्शन हो रही थी उसके जस्ट क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें चार्जिंग के केस में, तो चार्जिंग के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। ठीक है, यहां पर हमने क्या कहा है कि जो सेल है वो क्या है कि वहां पर आप एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। तो यहां पर ये पूछते हैं कि भाई चार्जिंग के केस में क्या हो रहा है और डिस्चार्जिंग के केस में क्या हो रहा है। तो चार्जिंग के केस में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि चार्जिंग के केस में आप एक्सटर्नल से इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप दे रहे हैं और उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो रही है। उसके बाद जब आप उसको यूज कर रहे हैं, डिस्चार्जिंग जब हो रही है, तो वहां पर केमिकल एनर्जी जो है केमिकल चेंजेस की वजह से, केमिकल रिएक्शन की वजह से किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि चार्जिंग के केस में क्या हो रहा है और डिस्चार्जिंग के केस में क्या हो रहा है। चार्जिंग के केस में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और डिस्चार्जिंग के केस में जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या दे रखा है, लेड स्टोरेज बैटरी। तो जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है वो सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल को भी हम देखेंगे, तो फ्यूल सेल जो है वो भी आपके सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे। अब यहाँ पर नोट डाल के दे रखा है, इन रिवर्सिबल सेल
इफ अपोजिंग ईएमएफ इज अप्लाइड देन सेल रिएक्शन इज रिवर्स्ड। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने स्टार्टिंग बात करी कि भाई रिवर्सिबल सेल है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। कब होती है कि जब आप एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई करते हैं तो वहां पर सेल रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होने लग जाती है। तो यहाँ क्या दे रखा है, इन रिवर्सिबल सेल इफ अपोजिंग ईएमएफ इज अप्लाइड देन सेल रिएक्शन इज रिवर्स्ड। एग्जाम्पल दे रखा है डेनियल सेल, समझने के लिए हमने क्या एग्जाम्पल ले रखा है, डेनियल सेल। तो देखिए डेनियल सेल मैंने आपको पढ़ा रखा है, क्या दे रखा है कि जब नॉर्मल कंडीशन में हम सेल रिएक्शन की बात करते हैं तो डेनियल सेल में क्या होता है, जिंक प्लस कॉपर 2+ गिव्स जिंक 2+ प्लस कॉपर। मैंने आपसे कहा था डेनियल सेल इंपॉर्टेंट सेल है, नेट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और कई बार आरपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछ रखा है कि इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है। इस टाइप से आपको क्लियर होना चाहिए कि सेल रिएक्शन क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो डेनियल सेल की जो नॉर्मल सेल रिएक्शन है वो है जिंक प्लस कॉपर 2+ गिव्स जिंक 2+ प्लस कॉपर। आगे क्या दे रखा है, When external EMF is increased for the above cell, जब आप एक्सटर्नल EMF लगाते हैं और एक्सटर्नल EMF जो है वो सेल की EMF से क्या हो गया, ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर उस केस में क्या है, जो सेल रिएक्शन हो रही है इस केस में क्या हो रहा है, जिंक 2+ प्लस कॉपर गिव्स जिंक प्लस कॉपर 2+। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो जिंक 2+ है वो यहाँ पर जिंक 2+ ये रहा, और यहाँ पर जो कॉपर है वो यहाँ पर कॉपर ये रहा, ठीक है। और प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो जिंक था तो ये रहा जिंक, और कॉपर 2+ था तो ये रहा कॉपर 2+। इसका मतलब हमने क्या देखा कि जो सेल रिएक्शन है वो रिवर्स हो गई। रिवर्स का मतलब जो प्रोडक्ट था वो एज अ रिएक्टेंट बिहेव कर रहा है और जो रिएक्टेंट था एज अ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर ये आपके रिवर्सिबल सेल का एग्जाम्पल है। तो वो आपसे एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है और कौन सा सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है। अब देखिए सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी, जिसको हम एक्यूमुलेटर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन, और सेल रिएक्शन क्या है वो हम देख लेते हैं एक बार। लेड स्टोरेज बैटरी, अब देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन क्या दे रखा है, PbPbSO4s, मतलब यहाँ पर लेड है, लेड सल्फेट सॉलिड फॉर्म में है, H2SO4, PbSO4 सॉलिड फॉर्म में है, PbO2 एंड Pb, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है किसका, लेड स्टोरेज बैटरी का। इसके बाद अगर हम बात करें सेल रिएक्शन की, तो जो ओवरऑल सेल रिएक्शन है, नेट सेल रिएक्शन है, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या दे रखा है, PbS प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4, ये इसने रिएक्टेंट की साइड दे रखा है, क्या दे रखा है, PbS प्लस PbO2 S प्लस 2H2SO4। अब यहाँ पर जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन है वो डिस्चार्जिंग है, क्या है, डिस्चार्जिंग, मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन है वो डिस्चार्जिंग की होती है, और जब आप एक्सटर्नल ईएमएफ लगाते हो तो वो आपके चार्जिंग के लिए बैकवर्ड रिएक्शन होती है या रिवर्स रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 2PbSO4 प्लस 2H2O। अब यहाँ पर सिंपल सा समझने का तरीका ये है कि यहाँ पर ये जो लेड है ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पर ये जो लेड है ये है +4 में, ये किस में है, +4 में, और यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है +2 में। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि जो 0 था वो 0 से +2 हो गया, और जो +4 था वो वापस +4 से क्या हो गया, +2। इसका मतलब जो 0 से +2 पे जा रहा है, एक तरह से हम समझने की बात करें तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जो +4 से +2 पे जा रहा है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो अगर आप इसको चेक करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, एनोड। मैंने आपको अलोन वाली ट्रिक बताई थी, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, लेड PbSO4 दे रखा है, क्या दे रखा है, लेड PbSO4। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, और ये जो है PbO2 ये शो कर रहा है रिडक्शन। यहाँ पर ये जो Pb है जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो तो शो कर रहा है ऑक्सीडेशन, और यहाँ जो PbO2 है वो शो कर रहा है आपके रिडक्शन। तो ये आपके ओवरऑल सेल रिएक्शन है। फाइनली क्या बन रहा है, PbSO4 प्लस 2H2। तो अगर आप उसको रिवर्स करेंगे या चार्ज करेंगे तो चार्ज करने से क्या होता है, 2PbSO4 प्लस 2H2 जो है वापस से क्या बना रहा है, Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। तो यहाँ पर ये आपके डिस्चार्जिंग और चार्जिंग की रिएक्शन है। तो लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो आरपीएससी ने नहीं पूछे हैं, लेकिन बेसिक्स है, आपको पता होना चाहिए। आगे दे रखा है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल जो है गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है
केमिकल एनर्जी एसोसिएटेड विथ फ्यूल इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब फ्यूल से जो केमिकल एनर्जी एसोसिएटेड है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और यहाँ पर हम फ्यूल जो है वो क्या है, कंटिन्यूसली सप्लाई करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अब देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो फ्यूल सेल है वो हम दोनों मीडियम में शो कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो मीडियम है वो एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो सेल रिएक्शन लिखी हुई है, यहाँ पर एसिडिक मीडियम वाली लिखी हुई है और यहाँ पर बेसिक मीडियम वाली लिखी हुई है। पहचानने के कैसे कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है, तो सबसे सिंपल तरीका है कि एसिडिक मीडियम में आप H+ शो कर सकते हैं, OH- शो नहीं कर सकते, और बेसिक मीडियम में आप OH- शो कर सकते हो, H+ शो नहीं कर सकते। तो देखिए सेल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो एनोड पे अगर हम बात करें, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। तो देखिए यहाँ एसिडिक मीडियम की बात करें तो यहाँ पर एनोड पे हाइड्रोजन जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन निकाले। इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या हो गया, 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो आप H+ शो कर सकते हैं। साथ में क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब बात करते हैं कैथोड की, तो कैथोड पे क्या होना चाहिए, रिडक्शन। कैसे, ऑक्सीजन जो गैस है वो इन 4H+ के साथ और 4 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन कर रही है और क्या बना रही है, 2H2। अब देखिए यहाँ पर हम रिडक्शन कैसे कह सकते हैं कि ये जो H2O है इसमें हाइड्रोजन जो है वो प्लस फॉर्म में है, तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये न्यूट्रल है, ये इसका जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो 0 है, और इसने जो ये इलेक्ट्रॉन है 4 इसको गेन करके ये यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो -2 में है। समझ आई बात। तो यहाँ पर हुआ क्या, हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हो गया और ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन। हाइड्रोजन के जो 2 मॉलिक्यूल थे उसने 4 इलेक्ट्रॉन निकाले और ऑक्सीजन का जो 1 मॉलिक्यूल था उसने 4 इलेक्ट्रॉन लिए और फाइनली क्या बना लिया, वाटर। तो ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो H+ से H+ कैंसिल आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2H2O। तो ये ओवरऑल सेल रिएक्शन है किसकी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की। अब यहाँ पर अगर हम बात करें बेसिक मीडियम की, तो देखिए बेसिक मीडियम में क्या रिएक्शन दे रखी है, 2 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, 4OH- के साथ। देखिए इसको रिएक्शन को बैलेंस के फॉर्म में लिखा गया है ताकि आपको ओवरऑल रिएक्शन इजी लगे। हो सकता है बुक में आपको डिफरेंट कोफिशिएंट के साथ रिएक्शन मिल जाए, लेकिन यहाँ पर मैंने बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन लिख रखी है ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। वापस से देख लेते हैं, 2 हाइड्रोजन प्लस 4OH- गिव्स 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ से कंपेयर करूँ तो सबसे सिंपल चीज़ क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और एक तरह से देखा जाए तो H+ बना रहा है, जैसे कि यहाँ पर था। लेकिन अब यहाँ पर आप H+ को शो नहीं कर सकते, तो ये जो पार्ट है ये तो सेम है। तो देखिए 2 हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ये पार्ट सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या हुआ, 4H+। अब 4H+ क्या है कि यहाँ पर आप H+ तो शो कर नहीं सकते, आप शो कर सकते हो OH-। तो आपने क्या करा, यहाँ आप H+ शो नहीं कर सकते तो आपने क्या करा, यहाँ OH- और यहाँ OH- ऐड कर दिए। उससे क्या हुआ, यहाँ पर आपने क्या करा, 4OH- ले लिए। तो जैसे ही 4 H+ बनेंगे वो इन 4 OH- के साथ ऐड हो जाएंगे और ऐड होते क्या बना लेंगे, H2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज करे और H+ जो बनता वो सीधे किससे जुड़ गया, OH- से। तो जो H+ बना वो OH- से जुड़ के क्या बना लिया उसने, H2O। तो ओवरऑल यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और यहाँ पर जब ये हाइड्रोजन चला गया तो किस में चला गया, +1 में, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो ऑक्सीजन जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है और इलेक्ट्रॉन के साथ। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो H+ था उसकी जगह किसने ले ली, वाटर ने। तो यहाँ पर जो H+ था वो वाटर आ गया और फिर जो यहाँ पर इसने रिएक्शन करी थी H+ ने, उसकी जगह कौन रिएक्शन कर रहा है, वाटर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, +4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जब ये ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्शन करके इलेक्ट्रॉन के साथ ऐड हो रहा है तो यहाँ पर ये बना रहा है 4OH-। अब आप इसको समझेंगे तो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन के साथ H+ की रिएक्शन कराई थी। अब H+ की जगह यहाँ पर इसने वाटर लिख दिया है और राइट हैंड साइड पे क्या आ गया, OH-। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ऑक्सीजन प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4OH-। अब इससे होगा क्या कि जो 4OH- यहाँ थे वो ये 4H- से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो जब ओवरऑल सेल रिएक्शन की अगर आप बात करोगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया,
ये 4OH माइनस से 4OH माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखेंगे बचा क्या, 2 हाइड्रोजन बच गया, यहाँ पर ये H2 है, यहाँ पर क्या है, ये 2 हाइड्रोजन है गैसियस फॉर्म में। किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। इसके बाद ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ मैंने ऑक्सीजन लिख दिया। अब हुआ क्या कि राइट हैंड साइड पे 4 वाटर है और लेफ्ट हैंड साइड पे 2 वाटर है, तो जब आप इसका नेट रिजल्ट निकालोगे तो राइट हैंड साइड पे क्या बन गया, 2H2 बच गया। थोड़ा सा देखने में आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या आ रहा है, सेम। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है वो एसिडिक मीडियम में भी आप उसको शो कर सकते हो और बेसिक मीडियम में भी आप उसको शो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, ये क्या दे रखा है, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल। देखिए आरपीएससी ने पूछ रखा है क्वेश्चन कि एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल की एफिशिएंसी क्या होगी, तो वहाँ पर फॉर्मूला जो दे रखा है वो है ΔG/ΔH × 100। क्या फॉर्मूला दे रखा है, ΔG/ΔH × 100। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कार्य करने की क्षमता। तो यहाँ पर एफिशिएंसी जो फ्यूल सेल है उसका मतलब क्या है कि आप कितनी हीट दे रहे हो, उससे कितना वर्क हो रहा है। तो वर्क का जो मेजरमेंट है वो हम ΔG के से शो कर रहे हैं और हीट का जो मेजरमेंट है वो हम ΔH से शो कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि कितनी हीट देने पर कितना वर्क हुआ, इसका जो रेशो आ रहा है × 100 करके, वो किसको बता रहा है, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल। अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर आपको परसेंटेज में नहीं चाहिए, फ्रैक्शन में चाहिए, तो सिंपल ΔG/ΔH। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आरपीएससी ने पूछ रखा है, क्योंकि डिफरेंट है, नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए आगे दे रखा है कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल क्या होता है वो हम देखते हैं। सेल इन विच EMF arises not due to any chemical reaction but due to difference in concentration। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कंसंट्रेशन सेल। इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन सेल का मतलब ये है कि ऐसे सेल जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड सेम होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड से मतलब क्या है, जैसे डीनियल सेल में एक जिंक का इलेक्ट्रोड था और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड था, लेकिन जो कंसंट्रेशन सेल होते हैं उसमें दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो किस में होता है, कंसंट्रेशन में। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोड का जो EMF है या जो सेल का EMF है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट की या इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर वही कंसेप्ट यहाँ काम आया है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन सेल में जो दोनों इलेक्ट्रोड वो लेते हैं वो सेम लेते हैं, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आता है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है, वो सेल की कंसंट्रेशन में या जो इलेक्ट्रोड है उनकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से आता है। तो वापस से रिपीट कर देता हूँ, सेल इन विच EMF अराइजेज नॉट ड्यू टू एनी केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, बट ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से EMF प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नो नेट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस सेल, कोई नेट केमिकल रिएक्शन नहीं होती। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई नेट केमिकल रिएक्शन नहीं होती, बस कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से EMF प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पर जो चीज़ ध्यान रखने की वो ये है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तब वहाँ पर ई सेल जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। तो ई सेल ज़ीरो कब होता है, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए, सामने स्थापित हो जाए। और ई नोट सेल कब जीरो होता है, जब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन सेल की। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि कंसंट्रेशन सेल के लिए ई नोट सेल क्या होगा, ई नोट सेल क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड जब आपने कंडीशन ले ली, तो स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब फिक्स कंसंट्रेशन ले ली, तो दोनों इलेक्ट्रोड सेम है और कंसंट्रेशन भी आपने फिक्स ले ली, तो ई नोट क्या आ गया, जीरो। लेकिन जब हम नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं वहाँ पर हमने कंसंट्रेशन सेम नहीं ले रखी है, इसलिए ई सेल जीरो नहीं आएगा। ई सेल जीरो कब आता है, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। तो आपको क्लियर हो गया, ई सेल जीरो कब है, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, और ई नोट सेल कब जीरो है, जब कंसंट्रेशन सेल की बात हो रही है। ये आपको ध्यान रखना है, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब जो कंसंट्रेशन सेल है वो दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और एक इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की। इन दीज सेल्स टू सेम इलेक्ट्रोड एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन किसकी डिफरेंट है, इलेक्ट्रोड की, आर डिप्ड इन सेम सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है या जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सेम है या कॉमन है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट सेम है।
कंसंट्रेशन किसकी डिफरेंट है, इलेक्ट्रोड की। अब देखिए एग्जांपल की अगर हम बात करें तो प्लेटिनम हाइड्रोजन HCl, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात हो रही है, HCl फिर वापस से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो देखिए आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड पे भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और राइट हैंड साइड पे भी क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि इसका प्रेशर अलग है और इसका प्रेशर अलग है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रोड की जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट बता रखी है P1 और P2, लेकिन जो आपके इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन सेम है, मतलब कॉमन है दोनों के लिए। दूसरा एग्जांपल ले रखा है Ag ब्रैकेट में Hg, मतलब यहाँ पर सिल्वर अमलगम की बात हो रही है। यहाँ पर हम बात करें Hg है मतलब अमलगम की बात हो रही है। एक यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। देखिए अगर हम सिंपल मेटल आयन की बात करते हैं तो मेटल की एक्टिविटी 1 होती है, मतलब वो डिफरेंट नहीं होती। लेकिन यहाँ पर मेटल का अमलगम है, मरकरी के साथ है, तो एक्टिविटी अलग है, इसकी एक्टिविटी 1 है। फिर AgNO3 और AgHg2, मतलब AgHgA2, मतलब यहाँ पर ही क्या है, सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, सिल्वर अमलगम आप कह सकते हो, इसकी एक्टिविटी 1 है, इसकी एक्टिविटी 2 है, और जो सॉल्यूशन है वो कॉमन है। तो यहाँ पर जब हम इसकी रिएक्शन की बात करेंगे तो कोई नेट रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सेल रिएक्शन की तो सिल्वर से ही सिल्वर बन रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो सिल्वर से ही सिल्वर बन रहा है, बस फर्क क्या है कि ये आपके A1 है और ये आपके A2 है। समझ में आ रही है बात। ये आपके A1 है और ये आपके A2 है, सेम का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और सेम का ही रिडक्शन हो रहा है, तो कोई नेट रिएक्शन नहीं हो रही है। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मैंने कंडीशन लिखी हुई है कि जो P1 है वो ज़्यादा होना चाहिए P2 से और A1 जो है वो ज़्यादा होना चाहिए A2 से, तब जाके सेल जो है वो प्रॉपरली वर्क करेगा या उसका कुछ EMF आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि P1 ज़्यादा है और A1 ज़्यादा है, तो यहाँ पर A1 से जो है A2 बन रहा है। अब अगर इसे हम नॉन्स्ट इक्वेशन की बात करें तो नॉन्स्ट इक्वेशन क्या है, E। अब देखिए नॉन्स्ट इक्वेशन में जो E0 वाला टर्म है वो तो हट ही जाएगा, क्योंकि E0 क्या है, 0। तो ये हो जाएगा E इक्वल्स टू -RT/F ln A2/A1। तो यहाँ पर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हम लिखते हैं, तो प्रोडक्ट के लिए हमने लिख दिया A2 और रिएक्टेंट के लिए हमने क्या लिख दिया, A1। तो ये आपके नॉन्स्ट इक्वेशन है किसकी, कंसंट्रेशन सेल की। कौन से वाले की, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की। तो यहाँ पर जो EMF आ रहा है सेल का वो किसकी वजह से आ रहा है, A2 और A1 में जो डिफरेंस है उसकी वजह से आ रहा है। अगर आप A1 A2 को सेम कर दोगे तो ये आपके 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कंसंट्रेशन सेम हो गई तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी और सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0, और E0 सेल पहले से ही 0 है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर कंसंट्रेशन सेम हो गई दोनों इलेक्ट्रोड की तो सेल का पोटेंशियल 0 आ जाएगा, और जितनी कंसंट्रेशन में आप डिफरेंस बढ़ाएंगे उतना ही सेल का पोटेंशियल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो ये थी बात इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की। अब देखिए सेकेंड टाइप का कंसंट्रेशन सेल है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। जैसे कि नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल का मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी और इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये दो तरह के दे रखे हैं, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट ट्रांसफरेंस और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स विद ट्रांसफरेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए यहाँ क्लियर हो जाएगा आपको। टू इलेक्ट्रोलाइट्स आर सेपरेटेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज। तो जो विदाउट ट्रांसफरेंस है, विदाउट ट्रांसफरेंस का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सेपरेट है बिल्कुल और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट सेपरेट है, वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं या क्रॉस नहीं हो रहे हैं, ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसका रीजन क्या है, सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट है। तो जो विदाउट ट्रांसफरेंस है उसमें इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, किसकी वजह से, सॉल्ट ब्रिज की वजह से, दोनों इलेक्ट्रोलाइट सेपरेट हैं। तो यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट है, ये आपको ध्यान रखना है किसमें, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट ट्रांसफरेंस। तो आपको दो चीज समझ में आ गई, क्या समझ में आई कि इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है, इसका मतलब इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन सेम है और इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। दूसरी बात, दोनों इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल सेपरेट है, किसकी वजह से, सॉल्ट ब्रिज की वजह से, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है जिंक 2+A1, ये जो डबल लाइन है ये सॉल्ट ब्रिज को बता रही है, जिंक 2+A2 जिंक। तो यहां पर जो जिंक है वो उसकी कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, मतलब इलेक्ट्रोड की जो कंसंट्रेशन है वो सेम है, डिफरेंट किसकी है, इलेक्ट्रोलाइट की, डिफरेंट किसकी है, इलेक्ट्रोलाइट की, और सेपरेटेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज। इसलिए ये आपके इस कैटेगरी में आ रहा है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस,
ट्रांसफरेंस का मतलब जब इलेक्ट्रोलाइट क्रॉस होकर मिक्स होता है उसको हम ट्रांसफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पर कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट का। दूसरा दे रखा है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स विद ट्रांसफरेंस। यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। इसका मतलब यहाँ सॉल्ट ब्रिज नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज है, द इलेक्ट्रोलाइट्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो जो दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन के, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं और वो क्रॉस हो रहे हैं, इसलिए हमने क्या है विद ट्रांसफरेंस। इसके बाद ये जो इलेक्ट्रोलाइट क्रॉस होता है या ट्रांसफर होता है उसकी वजह से लिक्विड जो जंक्शन पोटेंशियल है वो क्रिएट हो जाता है। तो वहाँ पर आपको उसको कंसिडर करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड जंक्शन जो पोटेंशियल है वो क्रिएट हो जाता है, वहाँ पर आप उसको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको डिटेल में जाने की। एग्जाम्पल दे रखा है AgNO3 और Ag। तो देखिए देखने में तो सेम ही लग रहे हैं भाई, मेटल आयन, इसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है, और ये मेटल सेम ये दिख रहा है। फर्क कितना है, ये सॉल्ट ब्रिज को बता रहा है, ये सिंपल बता रहा है कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में। तो यहाँ पर ये था आपके कंसंट्रेशन सेल। अब देखिए आगे दे रखा है कोरोजन का अगर हम बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो है रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे पे जंग का लगना, उसको हम कहते हैं कोरोजन। तो कोरोजन का जो एग्जाम्पल है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहाँ पर कोरोजन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। क्या दे रखी रिएक्शन, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस 6H2 गिव्स 2Fe2O3.3H2O। तो यहाँ पर वो पूछ लेता है कि जो रस्टेड आयरन है उसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला आपको क्या ध्यान रखना है, Fe2O3.3H2O। हो सकता है 3H2O का ऑप्शन ना हो, तो वहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, Fe2O3। तो ये आपके रस्टेड आयरन का फॉर्मूला है। तो एक तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई जो रस्टिंग ऑफ आयरन है तो वहां पर रस्टेड आयरन का फॉर्मूला क्या है, तो आंसर हो जाएगा Fe2O3.3H2O। अगर 3H2O नहीं दे रखा है तो आंसर हो जाएगा Fe2O3। इसके बाद वो पूछता है प्रोसेस क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आयरन जो है मेटल के फॉर्म में है और यहाँ पर आयरन ने ऑक्साइड बना लिया है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो है आपके ऑक्सीडेशन। प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई रस्टिंग जो है उसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है या कौन सा प्रोसेस हो रहा है, तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसके बाद दे रखा वेट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई लोहा है उस पर जंग लग जाए तो उसके वेट में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब उसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ तो केवल आयरन था और यहाँ पर क्या हो गया, आयरन ऑक्साइड। तो ये जो बेसिक्स क्वेश्चन है कोरोजन पे जो पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। रिएक्शन पूछ सकता है, नॉर्मली रिएक्शन नहीं पूछता है। या तो वो रस्टेड आयरन का फॉर्मूला पूछता है, या वो पूछता है प्रोसेस क्या है, या वो वेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद दे रखा है गैल्वेनाइजेशन। देखिए गैल्वेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब मैं पढ़ा रहा था वहाँ बता दिया था, वापस से यहाँ देख लेते हैं। देखिए गैल्वेनाइजेशन में होता क्या है, गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए या जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। किसकी कोटिंग कर देते हैं, जिंक की। तो उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि जो जिंक है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो आयरन को हम जंग से बचा सकें उसके लिए हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो पहले रिएक्शन जिंक करता है और वो आयरन को क्या करता है, प्रोटेक्ट कर लेता है, बचा लेता है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो मेटल की बात हम जब करते हैं तो मेटल में जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कम। तो अगर मैं कह रहा हूँ जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है और रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, रीज़न क्या दे रखा है कि भाई गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या है, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करना। ये सिंपल सा मतलब है गैल्वेनाइजेशन का, कि आयरन को जंग से बचाने के लिए या रस्टिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रीजन क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज लेस देन आयरन। तो कई बार वो पूछता है कि भाई गैल्वेनाइजेशन क्या है, कई बार वो पूछता है कि गैल्वेनाइजेशन में हमने जिंक की कोटिंग करी है आयरन पे, उसका रीजन क्या है। तो रीजन आपको ध्यान रखना है कि भाई जिंक की कोटिंग करिए मतलब आयरन को बचाना है, इसका मतलब जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। और मेटल के सेंस में मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होना, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कम होना। तो जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। तो यहाँ क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल
ऑफ जिंक इज लेस देन आयरन। ये क्वेश्चन भी कई बार आरपीएससी ने पूछ रखा है। तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि गैल्वेनाइजेशन का क्या मतलब है, और ये जो कंसेप्ट है जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम, इसलिए जिंक जो है वो पहले रिएक्शन करता है, आयरन को बचा लेता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।